Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope so that you will be fine and enjoying robust health at your homes. इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस करते हुए आज हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा प्रपोजिशन और बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, बड़ी ही मज़ेदार वीडियो होने जा रही है। तो इसको मैं आपको पिक्चर्स की मदद से समझाऊंगा और ये टॉपिक आपको इस तरह समझ आ जाएगा कि फिर आप प्रपोजिशंस को बड़े ही आसानी से डील कर लिया करेंगे। जब कभी भी आप अपने इस टॉपिक को देखेंगे, वो आप किसी भी एंटी टेस्ट की ग्रामर तैयार कर रहे हों या आप किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्स में इस टॉपिक को पढ़ रहे हों, तो उसमें आपको कोई मसला नहीं आएगा। So without wasting any other single minute, let's start topic of the day and that is preposition. सबसे पहले तो हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि ये preposition है क्या। तो देखें कि preposition जो है ये दो वर्ड्स से मिलकर बन रहा है। प्री लैटिन के अंदर प्री से मुराद है बिफोर, पहले, और पोजीशन मतलब प्लेस, जगह, यानी किसी भी नाउन की आप जगह पहले से ही बता दें, उसको कहते हैं जी preposition। अब डेफिनेशन है हमारे पास, इट शोज रिलेशंस ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। और प्रपोजिशन का काम क्या होता है कि एक नाउन का ताल्लुक दूसरे नाउन के साथ बताए या एक प्रोनाउन का ताल्लुक दूसरे प्रोनाउन के साथ बता दें। फॉर एग्जाम्पल, द फैन इज ओवर माई हेड। तो अब यहाँ पर फैन भी नाउन है और हेड भी नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन किस नाउन के ऊपर है? फैन जो पंखा है वो मेरे सर के ऊपर है। तो ये सारी डिटेल जो है वो हमें ओवर वर्ड बता रहा है, और ओवर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रपोजिशन है। तो ये वर्ड जो है वो प्रपोजिशन का काम करते हुए एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन के साथ जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। इसी तरह देखें, द पेपर्स आर लाइंग ऑन द टेबल। अब यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि पेपर्स कहाँ पर हैं, तो पेपर्स जो है वो मेज पर हैं। तो पेपर्स नाउन का रिलेशन टेबल नाउन के साथ ऑन प्रपोजिशन हमें बता रही है कि पेपर्स जो हैं वो मेज के नीचे नहीं पड़े हुए, वो मेज के दाएं तरफ नहीं है, वो मेज के आगे नहीं है, पीछे नहीं है, बाएं तरफ नहीं है, बल्कि उसके ऊपर है। तो ऑन प्रपोजिशन हमें दो नाउन्स का आपस में रिलेशन जो है वो बता रही है। इसी तरह बर्ड्स सिट इन द ट्रीज। तो यहाँ पर देखें कि बर्ड सिट इन ट्रीज सेंटेंस में परिंदे कहाँ पर बैठे हुए हैं जी? परिंदे जो है वो दरख्त में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इन प्रपोजिशन जो है वो बर्ड्स और ट्रीज के रिलेशन बता रहा है। आई सिट ऑन चेयर, मैं कुर्सी पे बैठता हूं, तो इसमें आई प्रोनाउन जो है उसका ताल्लुक चेयर नाउन के साथ वर्ड ऑन बता रहा है, और ये प्रपोजिशन है। आई थ्रू दिस आउट ऑफ द विंडो। अब यहाँ पर आउट ऑफ जो है वो प्रपोजिशन का काम दे रहा है, और आई और दिस और विंडो का जो रिलेशन है वो हमें आउट ऑफ यहाँ पर बता रहा है। तो बेसिकली प्रपोजिशन का काम क्या है कि ये एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन के साथ शो करवाए या एक प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे प्रोनाउन के साथ शो करवाए। अब ये आपको याद कर लेना है जो बातें मैं अब यहाँ पर बताने लगा हूं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है यहाँ पर ओवर। ओवर में समझें कि ये एक बॉक्स है और उसके ऊपर जो बॉल है, बॉल 90 के एंगल पर बिल्कुल ऊपर है। तो अगर चीज जो है वो 90 के एंगल पे ऊपर हो, जिस तरह का ये बॉल इस वक्त आपको नजर आ रही है, तो हम कहते हैं कि आप ओवर प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। अब ओवर के साथ तो हमारे पास अबव भी होता है। अबव का मतलब भी ऊपर है, ओवर का मतलब भी ऊपर है, और ऑन का मतलब भी ऊपर है। लेकिन अभी इन सब में से मैं आपको बता रहा हूं ओवर। जब गैप भी हो चीज के अंदर, जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बॉक्स और बॉल में गैप है, वो टच नहीं हो रही उसके साथ, ठीक है। और एक तो गैप होना चाहिए, और दूसरा 90 के एंगल पे जब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर होगी तो उस वक्त हम कहते हैं ओवर। जिस तरह कि अगर आप एक पंखे के नीचे खड़े हैं और पंखा आपके सर के बिल्कुल ऊपर घूम रहा है, तो अब देखें आपके सर और पंखे के दरमियान गैप भी है, और 90 के एंगल पे पंखा आपके सर के ऊपर घूम रहा है, बिल्कुल सीधा है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम फिर प्रपोजिशन यूज करते हैं ओवर। तो उस वक्त आप कहेंगे द फैन इज ओवर माई हेड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास आ रहा है बिहाइंड, और बिहाइंड में देखें कि जो बॉल है वो बॉक्स के पीछे जा चुकी है। बिटवीन जब दो होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो बॉक्सेस हैं, और दो बॉक्सेस के दरमियान में जो बॉल है वो बिटवीन द टू बॉक्सेस है। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट्स हों या दो लोग हों, तो उस वक्त हमने प्रपोजिशन जो यूज करनी है वो बिटवीन यूज करनी है। और इन जो है वो ऑलरेडी इनसाइड को कहते हैं। जब एक चीज ऑलरेडी इनसाइड होगी तो उस वक्त हम इन यूज करेंगे। जिस तरह आपको यहाँ पर जो बॉल है
वो ऑलरेडी बॉक्स के अंदर है तो हम कहेंगे इन। और जब बॉल जो है वो सामने आ गई है तो अब हम कह रहे हैं इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट टू जब उससे आगे पड़ी हुई है तो ये आप देख ही रहे हैं कि जो बॉल है वो बॉक्स के आगे पड़ी हुई है, तो ये नेक्स्ट टू है। अच्छा, ऑन और ओवर का कंपैरिजन करें तो आपको साफ पता चल रहा है कि ओवर में भी चीज 90 के एंगल पे ऊपर थी और ऑन में भी 90 के एंगल पे ऊपर है, लेकिन ओवर में गैप था, लेकिन ऑन में गैप नहीं होता। ऑन में जो सरफेस है वो टच हो रही होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो बॉल है वो बॉक्स की सरफेस को टच कर रही है, तो इसलिए अब हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं द बॉल इज ऑन द बॉक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है ऑन द लेफ्ट, और आपको नजर आ रहा है कि जो बॉल है वो बॉक्स के बाएं जाने पे, और यहाँ पर आ रहा है ऑन द राइट, तो ये भी आपको पता चल रहा है कि बॉक्स जो बॉल है वो बॉक्स के दाएं जानिब है। सो द बॉल इज ऑन द राइट ऑफ द बॉक्स। और अंडर जो है वो ओवर का उलट होता है, इसके अंदर भी गैप होता है, जिस तरह ओवर में ऊपर गैप था अंडर में नीचे गैप होगा, और जो चीज है वो 90 के एंगल पे बिल्कुल नीचे होगी। ओवर में 90 के एंगल पे ऊपर होगी और गैप होगा, और अंडर में 90 के एंगल पे नीचे होगी और गैप भी होगा। ओके, तो ये पिक्चर की मदद से आपको ये प्रपोजिशन जो है वो समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास फिर से हम यही बात कर रहे हैं जो हम पहले भी करके आए हैं कि प्रपोजिशन जो है ये बेसिकली रिलेशनशिप वर्ड्स होते हैं, और प्रीपोजिशन यानी कि ये प्लेस का जो जिक्र है वो पहले कर देते हैं कि नाउन कहाँ पर है। तो अब एक फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन हमारे सामने है, अ प्रपोजिशन कनेक्ट्स अ नाउन टू अदर वर्ड्स। ये एक नाउन का ताल्लुक दूसरे नाउन से, या एक नाउन का ताल्लुक दूसरे प्रोनाउन से या दूसरे वर्ड से जो है वो बताता है, एंड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन देम coming before a noun or pronoun. A preposition is a word which shows the relationship of a noun or pronoun with another word. तो पहले भी हम एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं यहाँ पे। He has complete trust and confidence in me. The society can move towards better destinations. तो ये जो वर्ड्स आपको रेड से नजर आ रहे हैं, हाईलाइट किए हुए और अंडरलाइन भी हैं, ये आपकी प्रपोजिशन है। द बुक इज ऑन द टेबल, द क्लाउड्स आर होवरिंग ओवर द स्काई, वी रैन इनटू द बिल्डिंग, हिना जंप्ड ओवर द बुश व्हाइल द कैट स्लेप्ट अंडर इट। तो ये तमाम प्रपोजिशंस हैं और ये अपनी डेफिनेशन को मुकम्मल तौर पर जो है वो प्रूव कर रही हैं कि एक नाउन का ताल्लुक दूसरे नाउन के साथ या एक प्रोनाउन का ताल्लुक दूसरे प्रोनाउन के साथ सिर्फ प्रपोजिशन ही बताती है। आइए प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो जिस तरह के मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब बॉल बॉक्स के अंदर है तो उस वक्त आप कहेंगे द बॉल इज इन द बॉक्स, और ऑन में मैं आपको बता चुका हूं कि सरफेस टच होने का एलिमेंट जरूर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो बॉल है वो बॉक्स के बिल्कुल ऊपर है और वो उसके साथ टच भी हो रही है। अंडर में मैंने आपको बताया कि 90 के एंगल पे जो है वो चीज नीचे होगी और उसमें गैप होगा, वो टच नहीं हो रही होगी। जिस तरह के इस वक्त जो बॉक्स है वो हवा में है और बॉल नीचे पड़ी हुई है, सो बॉल इज अंडर द बॉक्स। और जब वो बॉल बॉक्स के आगे पड़ी हुई है तो अब हम कहेंगे नेक्स्ट टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब सिर्फ दो बॉक्सेस हैं और बॉल उनके दरमियान है तो हम कह रहे हैं बिटवीन द बॉक्सेस, लेकिन जब बॉक्सेस दो से ज्यादा हुए हैं तो अब हम बिटवीन नहीं कह रहे, अब हम अमंग कह रहे हैं। इसका मतलब है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स हों, दो पर्सन्स हों, तो वहां पर प्रपोजिशन यूज करें बिटवीन। और अगर ऑब्जेक्ट्स या पर्सन्स दो से ज्यादा हैं, वो चाहे 3 हो, 4, 5, 6, 7 जितने मर्जी हो, अगर वो दो से ज्यादा हैं तो वहां पर फिर बिटवीन यूज नहीं होगा, वहां पर अमंग यूज होगा। अगर बॉल जो है वो बॉक्स के बिल्कुल सामने पड़ी है तो उस वक्त हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। अगर बॉल जो है वो बॉक्स के पीछे चली गई है तो वहां पे प्रपोजिशन हम यूज करेंगे बिहाइंड द बॉक्स। इसी तरह आप देख सकते हैं कि 90 के एंगल पे बिल्कुल बॉल ऊपर है और टच भी नहीं हो रही, गैप भी आ रहा है, सरफेस के साथ टच नहीं हो रही है। तो ओवर की यही कंडीशन है कि एक तो चीज़ 90 के एंगल पे ऊपर हो, उसमें गैप होना चाहिए और वो टच ना हो रही हो, तो उस वक्त आप ओवर यूज़ करते हैं। और अंडर अब आप क्लियर देख सकते हैं कि जो बॉल है वो नीचे पड़ी हुई है और बॉक्स जो है वो हवा में है, तो इसी को ही तो हम कहते हैं अंडर। यानी कि ओवर और अंडर ये आपस में एंटोनिम्स हैं। ओवर यानी एक चीज ऊपर है और गैप के साथ ऊपर है 90 के एंगल पे, और अंडर यानी एक चीज नीचे है और बिल्कुल नीचे है और गैप भी है, वो टच भी नहीं हो रहे। नियर यानी पास पड़ी हुई है, और फार फ्रॉम द बॉक्स जो है इसका मतलब है कि जो बॉल है वो बॉक्स से काफी दूर जा चुकी है। अब ये जो हमने डिस्कस किया है इस पिक्चर में, वो हमने डिस्कस किए हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट जो है वो क्या है।
अब प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट में देखें, अब ऊपर से नीचे आएंगे तो आप कहेंगे डाउन द स्टेयर्स, द बॉल वेंट डाउन द स्टेयर्स, क्योंकि ऊपर से नीचे की मूवमेंट है। अगर नीचे से ऊपर की मूवमेंट होगी तो आप कहेंगे अप द स्टेयर्स, द बॉल मूव्स अप द स्टेयर्स। अच्छा जी, आउट ऑफ बड़ा इंटरेस्टिंग है और इनटू बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले मैं आपको इनटू समझाता हूं, फिर आउट ऑफ। इनटू के लिए जो है वो 3 कंडीशंस पूरी होना जरूरी है। सबसे पहले तो आप अपने पास ये नोट कर लें कि आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट जो है वो इनटू कहलाती है। बाहर से अंदर आना इनटू कहलाता है। यानी कि एक जो स्टूडेंट है वो अगर बाहर से क्लासरूम के अंदर दाखिल हो रहा है तो हम कहेंगे आ स्टूडेंट इज कमिंग इनटू द रूम। तो इनटू के लिए जो पहली कंडीशन है वो तो ये है कि आउटसाइड टू इनसाइड। अच्छा, इसके लिए जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि इंसर्शन लाजमी होनी चाहिए। इंसर्शन से मुराद क्या है कि एंट्री लाजमी मिलनी चाहिए। लिख लें, इंसर्शन से मुराद क्या है, एंट्री लाजमी मिलनी चाहिए। यानी कि स्टूडेंट बाहर से अंदर आया और उसको कमरे की बाउंड्री में एंट्री भी मिल गई है, इसी का ही हम नाम क्या रख रहे हैं, इनटू। अब देख लें, 2 बातें हो गई, 2 कंडीशन हो गई। नंबर 1 के बाहर से अंदर आना इनटू कहलाता है, ठीक है, बाहर से अंदर आना इनटू कहलाता है। और दूसरा ये कि इंसर्शन बहुत जरूरी है कि जो एंट्री है वो लाजमी मिलनी चाहिए। अब ये ना हो कि वो कमरे के अंदर आ रहा था और फिर आया ही नहीं, तो इसको अब हम इनटू नहीं कहेंगे, ठीक है ना। और देखें, कमरे की एक बाउंड्री है। और तीसरी जो कंडीशन है वो है चेंज ऑफ प्लेस। चेंज ऑफ प्लेस बड़ा जरूरी है। 3 बातें हो गई। नंबर 1 आउटसाइड टू इनसाइड, वो बाहर से अंदर आया। नंबर 2 चेंज ऑफ प्लेस, और जगह भी चेंज हुई, पहले वो बाहर था अब वो अंदर आ रहा है। और नंबर 3 के वो कमरे की बाउंड्री में आ गया। तो इनटू हम एक ऐसी जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उसकी बाउंड्री थी और कोई चीज बाहर से अंदर आई। जिस तरह फर्ज करें एक खेत है और वहां पे एक जानवर जो है वो चरने के लिए जा रहा है, तो वो खेत की बाउंड्री में अभी नहीं है, वो बाहर है। जब वो बाहर से अंदर दाखिल हो रहा होगा तो उस वक्त हम कहेंगे द एनिमल इज गोइंग इनटू द फील्ड। तो देखें, तीनों बातें पूरी हुई हैं, 3 कंडीशंस के बाहर से अंदर आया और चेंज ऑफ प्लेस भी हुई, पहले बाहर था अब अंदर आ चुका है। और नंबर 3 इंसर्शन, उसको एंट्री भी मिल चुकी है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहां पर जो बॉल है वो बॉक्स के अंदर जा रही है। तो बॉल इज गोइंग इनटू द बॉक्स, क्योंकि वो बाहर से अंदर जा रही है, आउटसाइड टू इनसाइड, और उसको एंट्री भी मिल जाएगी, बॉक्स के अंदर चली जाएगी। और चेंज ऑफ प्लेस भी हो जाएगी कि वो पहले बॉक्स के बाहर थी और अब वो बॉक्स के अंदर है। इसी का ही उलट आउट ऑफ है। इनटू था आउटसाइड टू इनसाइड, और आउट ऑफ क्या है, इनसाइड टू आउटसाइड, उसका उलट कर लें। और वही बात के इनटू में एंट्री मिल रही थी अंदर आने के लिए और यहां पर एग्जिट मिलना चाहिए बाहर जाने के लिए। और यहां पर भी चेंज ऑफ प्लेस है और यहां पर भी चेंज ऑफ प्लेस है। तो जो 3 कंडीशन इनटू की थी उसे उनको ही रिवर्स कर लें तो वो आउट ऑफ की बन जाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है टुवर्ड। टुवर्ड या टुवर्ड्स, बात एक ही है, बस ब्रिटिश और अमेरिकन स्पेलिंग्स का डिफरेंस है। तो टुवर्ड द बॉक्स हो या टुवर्ड्स द बॉक्स हो, बात एक ही है। और टुवर्ड के ऊपर लिख लें यहाँ पर डायरेक्शन। टुवर्ड प्रपोजिशन आपको डायरेक्शन बताती है, समत बताती है। तो इस वक्त जो बॉल है उसकी डायरेक्शन क्या है कि वो बॉक्स की तरफ आ रही है। और इसमें देखेंगे जो बॉल है वो डब्बे से दूर जाने वाली है, तो हम कह रहे हैं कि अवे फ्रॉम द बॉक्स। और अगर बॉल इस तरह गुजर जाती है बॉक्स के सामने, जिस तरह ये एरो बनाया हुआ है, तो आप कहेंगे द बॉल जो है वो पास्ट द बॉक्स जा रही है, बॉक्स के गुजर के आगे जा रही है। अच्छा जी, ओवर का एक इस्तेमाल जो है वो मैंने ऊपर आपको बताया है, और वो ये है यहां पे कि 90 के एंगल पे ऊपर हो और गैप हो, टच ना हो रहा हो। ये तो ओवर का एक फंक्शन है। ओवर का दूसरा फंक्शन अब यहां पर आ चुका है, उसका हम समझते हैं, और वो ये है, जब भी इस तरह की मूवमेंट होगी जिस तरह का ये एरो ड्रॉ किया हुआ है, तो हम कहेंगे ओवर। अभी भी देखें बॉल टच नहीं हुई, लेकिन कोई चीज जो है वो ऊपर से गुजर कर गई है। इस तरह देखें कि अगर किसी प्लेयर ने हिट किया एक बॉल को और वो बॉल जो है वो ऑडियंस के सरों के ऊपर से होती हुई आगे चली गई है, तो अब हम कहेंगे द बॉल वेंट ओवर द ऑडियंस। ठीक है, तो ओवर एक तो हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज 90 के एंगल पे गैप के साथ मौजूद हो, और दूसरा हमने ओवर तब इस्तेमाल करना है जब वो ऊपर से गुजर जाए मूवमेंट की सूरत में। तो दोनों तरह से वहां पर हम ओवर इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा जी, ऑन टू में देखें कि बॉल पहले यहां पर थी, नीचे थी, अब यहां से बॉल ने जंप किया है और बॉक्स के ऊपर जो है वो टच हो चुकी है। तो ये जो इतनी मूवमेंट है इसका नाम है ऑन टू द बॉक्स। द बॉल वेंट ऑन टू द बॉक्स। और इस वक्त इस कंडीशन में जो बॉक्स के साथ बॉल टच हो रही है, इस कंडीशन में अब हम कहेंगे द बॉल इज ऑन द बॉक्स। और जब बॉल बॉक्स से उतरकर नीचे आ जाएगी तो फिर अब हम कहेंगे द बॉल वेंट ऑफ द बॉक्स। और अगर इस तरह हो कि बॉक्स दरमियान में है, सेंट्रल पॉइंट है और बॉल उसके गिर्द घूम रही है, जिस तरह के प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, तो प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सो बॉल इज रिवॉल्विंग अराउंड द क्यूब या बॉक्स। अच्छा जी, ओवर जो है वो ऊपर से गुजर जाने को कहते हैं और गैप होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। तो अंडर जो है वो नीचे से गुजर जाने को कहते हैं, गैप होना चाहिए और टच नहीं होना चाहिए। तो हर तरह से जो ओवर और अंडर हैं ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक ये आपको बात जो है वो मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। आगे चलते हैं तो प्रपोजिशंस की टाइप्स पढ़ लेते हैं। प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट है, और प्रपोजिशन ऑफ जो है एक्शन मौजूद है हमारे पास। अब प्रपोजिशन ऑफ टाइम इन, ऑन, एट, आफ्टर वगैरह। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस दोबारा से इन, ऑन, एट को प्लेस के एतबार से देखेंगे, पहले हमने उसको देखा था टाइम के एतबार से। फिर से इन को और इनटू को, टुवर्ड्स को हम डायरेक्शन के एतबार से देखेंगे, बाय और विद को एक्शन के एतबार से देखेंगे। लेकिन प्रपोजिशंस का जो टॉपिक है उसके रूल्स को डिस्कस करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि हम इस बात को मेक श्योर कर लें कि सेम वर्ड जिसको आप प्रपोजिशन समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो सेंटेंस के अंदर प्रपोजिशन का काम ना कर रहा हो बल्कि एडवर्ब का काम कर रहा हो। ये इन, ऑन, ये जो आपको बेसिकली प्रपोजिशंस लगते हैं ये कभी कभी एडवर्ब्स भी होते हैं। इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिहाइंड, बिसाइड, ऑन टू, इनटू, ये तमाम प्रपोजिशंस तो हैं ही हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। अगर सेंटेंस के अंदर ये उस शर्त को पूरा करेंगे तो हम इनको प्रपोजिशन कहेंगे। अगर ये उस शर्त को पूरा नहीं कहेंगे तो सेम वर्ड जो आपको प्रपोजिशन लग रहा होगा वो प्रपोजिशन नहीं होगा बल्कि वो एडवर्ब बन चुका होगा। आइए इसको देखते हैं। Some words may be either function as prepositions or as adverbs. वो prepositions भी हो सकते हैं और वो adverbs भी हो सकते हैं। To distinguish between a preposition or an adverb, always remember that a preposition is always followed by a noun or pronoun, यानी कि object. अब यहाँ पर बात को जरा गौर से सुनिएगा। एक वर्ड है above। above इस सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस में preposition है लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में adverb है। ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर तो वो वर्ड जो आपने डिसाइड करना है कि वो प्रपोजिशन है या वो एडवर्ब है, आपने ये देखना है कि उस वर्ड के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होगा? या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर तो उस वर्ड के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन मौजूद है तो समझ लें कि वो जो वर्ड है वो प्रपोजिशन ही है। लेकिन अगर उस वर्ड के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन मौजूद नहीं है तो समझ जाएं कि वो प्रपोजिशन नहीं है बल्कि वो एडवर्ब है। अब पहली एग्जांपल देखें, द प्लेन होवर्ड अबव। यहां पर अबव के आगे कोई भी नाउन या प्रोनाउन मौजूद नहीं था तो इसीलिए ये अबव प्रपोजिशन नहीं है, बल्कि ये जो अबव है ये अबव यहां पर एडवर्ब का काम कर रहा है। और एडवर्ब का काम होता है कि वो वर्ब की डिटेल बताए। तो प्लेन जो ऊपर घूमा है, जो उड़ा है, वो कहाँ घूमा है, कहाँ उड़ा है? भाई वो ऊपर उड़ा है तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि एडवर्ब ने डिटेल बतानी होती है बेसिकली वर्ब की। वैसे तो एडवर्ब वर्ब की डिटेल भी बताता है, एक दूसरे एडवर्ब की डिटेल भी बताता है, एडजेक्टिव की डिटेल भी बताता है, एक पूरे सेंटेंस की डिटेल भी बता देता है, लेकिन बेसिक नेचर में एक एडवर्ब जो है वो वर्ब की डिटेल बताता है। और यहाँ पर देखें लिखा हुआ है द प्लेन होवर्ड अबव द फील्ड। तो यहाँ पर द फील्ड जो है वो नाउन है और प्रपोजिशन के सामने नाउन मौजूद है, तो ये अबव वर्ड जो है ये श्योरली ये प्रपोजिशन ही है, ये एडवर्ब नहीं है। इस तरह आप अगली एग्जांपल में देखें तो लिखा हुआ है जी ही वेंट अप। अब अप जो है वो देखने में तो प्रपोजिशन लग रहा है लेकिन ये वर्ड प्रपोजिशन है नहीं, क्योंकि इसके सामने कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है। लेकिन जब आपने कहा ही वेंट अप द बिल्डिंग तो आप देखेंगे अप प्रपोजिशन नहीं है, प्रपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आ चुका है द बिल्डिंग। तो रूल यही है कि वो वर्ड जो आपको प्रपोजिशन लग रहा है वो प्रपोजिशन तब होगा जब उसके सामने कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, और वो वर्ड जो आपको प्रपोजिशन लग रहा है
वो उस वक्त एडवर्ब होगा जब उसके सामने कोई नाउन या प्रोनाउन मौजूद नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास दोबारा से आपको उसी की प्रैक्टिस करवाने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिखी गई हैं कि वो प्रेपोजिशन है या एडवर्ब है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में वो कह रहा है इफ़ अ प्रपोजिशनल वर्ड इज़ फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन इट इज़ अ प्रपोजिशन। कि वो वर्ड जो आपको प्रपोजिशन लग रहा है वो प्रपोजिशन तब ही होगा जब उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जांपल ही हिड हिमसेल्फ अंडर द टेबल। अंडर यहाँ पर प्रपोजिशन है क्योंकि इसके बाद नाउन आ चुका है द टेबल। और ही केम इनटू द रूम, इनटू यहाँ पर प्रपोजिशन है क्योंकि इसके बाद नाउन आ चुका है द रूम। लेकिन रूल नंबर 2 में देखें, वो आपसे कह रहा है इफ अ प्रपोजिशनल वर्ड इज नॉट फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन इट इज एन एडवर्ब। अगर वो वर्ड जो आपको देखने में तो शायद प्रपोजिशन लग रहा है, अगर उसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन मौजूद नहीं है तो वो एडवर्ब है। वो देखने में प्रपोजिशन लग रहा है लेकिन बेसिकली वो क्या है, एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल ही केम इन, मे आई कम इन। अब इन दोनों में देखें कि देखने में लग रहा है कि इन तो प्रपोजिशन होती है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर जो इन है वो एडवर्ब का काम कर रही है क्योंकि यहाँ पर इसके बाद जो है वो नाउन मौजूद नहीं है। ओके, अब जी यहाँ पे आते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, एक्सप्रेस रिलेशनशिप इन प्लेस और स्पेस। तो ऐसे वर्ड्स जो कि प्लेस या जगह यानी स्पेस, ये स्पेस खला वाली बात नहीं हो रही, स्पेस से मुराद है जगह, वो प्लेस या स्पेस के बारे में जिक्र करे तो उसका रिलेशनशिप जो है वो बताए, उसको हम कहते हैं कि ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। जिस तरह के इन, ऑन, ओवर, अप, इनटू, अपॉन, अक्रॉस। प्रपोजिशन ऑफ टाइम हम किसको कहते हैं, जो कि रिलेशनशिप बयान करे टाइम, टाइम के अंदर एट, ऑन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल। और प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी जो है वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको देखें। प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी या प्रपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेलिटी, जिस तरह के नाम से जाहिर हो रहा है कि एजेंट क्या है या इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो ये उस वक्त इस्तेमाल करें जब आप किसी मेजर की बात कर रहे हो, मेजरमेंट की, मैनर की बात कर रहे हो, पोजेशन की, डायरेक्शन की या कॉज की। फॉर एग्जाम्पल आई राइट विद वट, मैं किस चीज से लिखता हूं, आई राइट विद अ पेन, मैं तो भाई एक पेन से लिखता हूं। तो यहां पर जो मैं लिखता हूं मैं उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूं, अ पेन। तो मैं यहां पर कह रहा हूं विद अ पेन। ओके, अब बाय मैनर देखेंगे, लर्न दिस पोइम बाय हार्ट। भाई ये पोइम याद तो करनी है पर कैसे करनी है, बाय हार्ट करनी है, दिल लगा के करनी है। ही डाइड ऑफ कॉलरा, देखें कॉज क्या था, क्यों मर गया भाई, वो हैजा की वजह से मर गया, कॉलरा की वजह से, तो ही डाइड ऑफ कॉलरा। कपड़ा कैसे बेचा जाता है, क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर, भाई मेजरमेंट है, बाय मीटर, तो बाय प्रपोजिशन हमें बता रही है कि ये मेजरमेंट हो रही है। शी वॉक्ड अलोंग द पाथ बाय द रिवर, भाई बताएंगे उसकी डायरेक्शन क्या थी, उसकी डायरेक्शन ये थी कि वो दरिया के साथ साथ चल रही थी। द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग लाइज इन इट्स सिंप्लिसिटी, तो वो जो पेंटिंग है उसकी ब्यूटी, वो पेंटिंग जो है वो क्या ब्यूटी पोजेस करती है, वो उसकी सिंप्लिसिटी में है। तो द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग लाइज इन इट्स सिंप्लिसिटी। तो ये होते हैं प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी या प्रपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेलिटी, जिसकी मदद से हम ये बताते हैं कि कोई चीज़ मेजरमेंट कैसे हो रही है, उसकी मैनर क्या है, पोजेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है या कॉज क्या है। उसके अलावा सिंपल प्रपोजिशन है हमारे पास, वो इन, ऑन, बाय, फॉर, टू, सिंस वगैरह इस तरह की। और कंपाउंड प्रपोजिशंस हैं जो दो प्रपोजिशन से मिलकर बनी है लेकिन वो है एक ही। अब वो एक ही वर्ड है लेकिन बेसिकली अगर उसको स्प्लिट करके देखें तो वो हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, जिस तरह इन और साइड। लेकिन अब हमारे पास एक कंपाउंड प्रपोजिशन इनसाइड सिंगल वर्ड के तौर पर मौजूद है, आउट और साइड। लेकिन अब ये आउटसाइड जो है वो हमारे पास सिंगल वर्ड के तौर पर मौजूद है। इस तरह अप और टू, लेकिन अप टू हमारे पास सिंगल कंपाउंड प्रपोजिशन की सूरत में मौजूद है। विद और इन, विद इन, अब ये हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन है जो सिंगल वर्ड की फॉर्म में मौजूद है। आगे चलते हैं जी, प्रपोजिशन का पॉइंट नंबर 6 है कि प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी होते हैं हमारे पास। अब प्रपोजिशनल फ्रेजेस की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने लिखी हुई है कि बड़ा ही सिंपल है, प्रपोजिशन शुरू पे होनी चाहिए और साथ में कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों जिनके अंदर वर्ब ना हो, तो उसको हम कह देते हैं कि ये प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे इन, इन जो है वो प्रपोजिशन है और इसके साथ ये वर्ड मिले इन द बॉक्स, तो ये इतना जो पूरा है इन द बॉक्स ये हमारे पास बन गया प्रपोजिशनल फ्रेज। इसी तरह देखें ऑन, ऑन हमारे पास प्रपोजिशन है
उसके साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स द टेबल मिला, तो ये हमारे पास ऑन द टेबल जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेज बन चुका है। इसी तरह अंडर द बेड, बाय द रिवर, थ्रू द फॉरेस्ट, अक्रॉस द स्ट्रीट, नियर द पार्क, विद माई फ्रेंड्स, without hesitation, after the meeting, before the storm, during the summer, inside the house, outside the building, between the lines, among the crowd, against the wall, upon arrival, towards the horizon और beyond the mountains। तो आप देख सकते हैं कि इन सब फ्रेजेस का स्टार्ट प्रेपोजिशनल वर्ड से हो रहा है और इसी वजह से हम इनको कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। टाइप नंबर 7 जो हमारे पास है प्रेपोजिशन की, वो है पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। ये बहुत रेयर इस्तेमाल होती हैं लेकिन होती हैं। ये या तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, लेकिन काम सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन का देरी होती है क्योंकि इनके बाद कोई ना कोई नाउन लिखा होता है। अब कंसिडरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर प्रेपोजिशन का काम दे रही है, रिगार्डिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर प्रेपोजिशन का काम दे रहा है, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, टचिंग, रिस्पेक्टिंग, ये सारे जो हैं वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब्स की एग्जांपल्स हैं जो कि पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस हैं। और गिवन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल एज अ प्रेपोजिशन की एग्जांपल है। यहाँ पे एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं। एवरीवन इज इनवाइटेड इंक्लूडिंग अहमद, हर किसी को बुलाया गया है और अहमद को भी बुलाया गया है। तो यहाँ पर इंक्लूडिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म में है और इसके बाद चूंकि नाउन आ गया तो ये पार्टिसिपल प्रपोजिशन होगी। इसी तरह एवरीवन इज इनवाइटेड एक्सक्लूडिंग अहमद, हर किसी को बुलाया गया है लेकिन अहमद को नहीं बुलाया गया, तो यहाँ पर एक्सक्लूडिंग जो है वो प्रपोजिशन है क्योंकि इसके बाद नाउन मौजूद है अहमद। और देखें गिवन द सर्कमस्टांसेस इट इज बेस्ट टू प्रोसीड विद कॉशन, तो गिवन जो है वो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म है और ये यहाँ पर प्रपोजिशन का काम कर रहा है, तो ये पार्टिसिपल प्रपोजिशन है और गिवन के बाद नाउन भी मौजूद है। तो इस तरह हमने प्रपोजिशन की जो टाइप्स हैं वो पढ़ ली हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास रूल है वो है कि प्रपोजिशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इन दीज केसेस, कि जब जब ये वाले केसेस हों तब तब आपने प्रपोजिशन को सेंटेंस के एंड पे लिखना है। यानी इफ़ इट्स ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन, अगर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दैट की। अगर प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो दैट है तो उस वक्त आपने प्रपोजिशन को सेंटेंस के एंड पे लिखना है। अब देखें एग्जांपल हम यहाँ पर हमारे पास है, हियर इज द बुक दैट ही आस्क्ड फॉर। अब यहाँ दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है बेसिकली और वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें प्रपोजिशन को सेंटेंस के एंड पे ले जाना है। इसी केस में जब रिलेटिव प्रोनाउन दैट जो है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने तो आपने उस वक्त प्रपोजिशन को एंड पे लिखना। हियर इज द बुक दैट ही आस्क्ड फॉर। इसी तरह देखें, दिस इज द मूवी दैट ही टॉक्ड ऑफ। तो ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो आपको इस बात की गारंटी देता है कि प्रपोजिशन जो है वो सेंटेंस के एंड पे चली जाएगी। ओके, दूसरा देखते हैं जी कब कब प्रपोजिशन एंड पे जाती है। इफ इट्स ऑब्जेक्ट इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम, विच और दैट। यहाँ पर बात की जा रही है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की जो कि हु, हुज, हुम, विच, वट वगैरह हैं। तो हु, हुज, हुम, विच और वट अगर ऑब्जेक्ट हैं प्रपोजिशन के तो उस वक्त भी प्रपोजिशन सेंटेंस के एंड पे ही होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्योंकि व्हाट जो है वो ऑब्जेक्ट है तो इसलिए एट प्रपोजिशन सेंटेंस के एंड पे है। और इस तरह विच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट ऑन, तो चूँकि विच से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और विच जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट हो प्रपोजिशन का तो उस वक्त प्रपोजिशन आपने सेंटेंस के एंड पे लिखनी होती है। आगे चलते हैं जी, ये ग्रामेटिकल तो नहीं है लेकिन राइटर्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं कि जब कभी सेंटेंस में आपने एम्फेसिस, आपने किसी बात पर जोर डालना है, किसी बात को स्ट्रेस देनी है ज़्यादा, किसी बात को ज़्यादा हाईलाइट करना है, तो उस वक्त आप प्रपोजिशन को एंड पे ले जाएं। नॉर्मली तो आपने यही कहना था कि आई इंसिस्ट ऑन दिस, लेकिन जब आप इस सेंटेंस को इस तरह लिखेंगे दिस इज़ आई इंसिस्ट ऑन, तो इससे मुराद है कि प्रपोजिशन एंड पे गई है तो आप किसी चीज़ पर काफ़ी ज़ोर देकर बात कर रहे हैं कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, भाई ये मेरी बात सुनो, ये है पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ही इज़ नोन ऑल द वर्ल्ड ओवर, सिंपली तो यही होना था कि ही इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसमें कोई इतनी इंटेंसिटी नहीं होनी थी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा
समझते हैं कि एक शख्स मशहूर हुआ है, तो उस वक्त आपने उसको प्रपोजिशन को एंड पे रखना है। और अब आपके सेंटेंस में इंटेंसिटी आ चुकी है, शिद्दत आ चुकी है, स्ट्रेस आ चुका है। अब ये बात आप हाईलाइटेड वे में कह रहे हैं कि भाई वो बंदा वाकई बहुत मशहूर है, भाई पूरी दुनिया जानती है उसको। ओके, इसके अलावा विद एन इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस, जब इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस जो है वो आता है तो उस वक्त भी हम प्रपोजिशन को सेंटेंस के एंड पे ही लिखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है जी आपके पास, हियर इज अ चेयर टू सिट ऑन। अब देखें चेयर का फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है कि उस पर बैठा जाता है, तो ये है इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस। तो हियर इज अ चेयर टू सिट और आगे प्रपोजिशन आ गई ऑन। इस तरह देखें, दिस इज अ पेन, पेन के साथ क्या करते हैं, टू राइट विथ। तो प्रपोजिशन सेंटेंस के एंड पे है और उससे पहले जो है वो इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस जो है वो भी आ चुका है। आइए अब फॉर्मली इसको स्टार्ट करते हैं। ये तो जो पहला पॉइंट था वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए था कि किन केसेस में जो है वो प्रपोजिशन सेंटेंस के एंड पे चली जाएगी, अदरवाइज प्रपोजिशन जो है वो सेंटेंस के एंड पे नहीं जाती होती। ओके, अब फॉर्मली हम रूल्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले इन, ऑन, एट को लोकेशन के एतबार से देखेंगे, यानी कि प्लेस के एतबार से देखेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, इन जो है वो इनक्लोज्ड एरिया के लिए लिखा हुआ है कि व्हेन अ पर्सन और थिंग इज कवर्ड, जब वो कवर्ड हो और एरिया क्या हो, इनक्लोज्ड हो, तो उस वक्त आप वहाँ पर इन लगा दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं द बॉडी इज़ इन द ग्रेव, तो पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि जो बॉडी है वो आपको बाहर से नज़र नहीं आ रही, तो इससे मुराद है कि बॉडी जो है वो इसके अंदर कवर्ड हो चुकी है, इनक्लोज्ड एरिया है, तो यहाँ पर इन ही आएगा। ऑन कब आता है, जब सरफेस टच होने का एलिमेंट आता है, यानी टच द सरफेस, सरफेस टच लाजमी होनी चाहिए। अगर सरफेस टच नहीं हो रही तो इससे मुराद है कि वहाँ पर ऑन नहीं आएगा। तो ही इज़ वॉकिंग ऑन द रूफ, देखें जी वो रूफ के साथ टच हो रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए हमने ऑन द रूफ लिखा है। और एट होता है मोर स्पेसिफिक एरिया, एट आप वहाँ पर पुट करते हैं जहाँ पे वेरी पर्टिकुलर, वेरी स्पेसिफिक एरिया, जिस तरह के भाई वो इस वक्त कहाँ है, तो पूरे घर में अगर स्पेसिफिक एरिया बताया जाए तो वो दरवाजे पर है, तो ही इज़ एट द डोर। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं जी। इन जो है वो इंतहाई जनरल है, इन बिल्कुल जनरल बात करता है, और जो ऑन है ये थोड़ी सी स्पेसिफिक बात करता है, और जो एट है ये तो प्रॉपर स्पेसिफिक बात करता है सबसे ज़्यादा। देखें आप कहेंगे जी ही लिव्स इन रहीम यार खान, तो यहाँ पर प्रपोजिशन सिटी के साथ इन आएगी। थोड़ा सा मज़ीद स्पेसिफिक करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई ही लिव्स ऑन शाही रोड, कि वो शाही रोड पर रहता है। लेकिन अभी भी कोई आदमी जो है वो इस बंदे को ढूंढ नहीं सकता, अब शाही रोड पर बहुत सी चीज़ें होंगी, वो बंदा पता नहीं कहाँ पर है। तो अब आप कह रहे हैं कि ही लिव्स इन रहीम यार खान ऑन द शाही रोड एट द हाउस नंबर 155। तो जब आपने उसको हाउस का एड्रेस दिया तो इंतहाई स्पेसिफिक कर दिया, और इसी वजह से इस पर इसके साथ प्रपोजिशन एट लग रही है। तो देखें इन सिटी के साथ और ऑन रोड के साथ, और एट जो है वो प्रॉपर एड्रेस के साथ मोर स्पेसिफिक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इन और एट का डिफरेंस समझें यहाँ पर कि इन और एट का बेसिकली डिफरेंस है क्या। तो इन इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग्स, कंट्रीज, सिटीज़ एंड लार्ज प्लेसेस। इनको आपने इस्तेमाल करना है इन चीज़ों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, कंट्रीज़ के लिए, सिटीज़ के लिए और लार्ज प्लेसेस, बड़ी जगहों के लिए। फॉर एग्जांपल आई वर्क इन एन ऑफिस बिल्डिंग, शी लिव्स इन कराची। और जो एट है वो आपने इस्तेमाल करना है प्लेसेस, स्मॉल टाउन्स एंड स्मॉल विलेजेस के लिए, क्योंकि वो बड़े ही स्पेसिफिक एरिया जो है वो हम बता रहे होते हैं उसके अंदर, एट के अंदर। सो वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्क, ही लिव्स एट शादरा इन लाहौर। देखें लाहौर बड़ा शहर है, तो सिटी है तो इसलिए वहाँ पे इन है, और शादरा जो है वो छोटी जगह है लाहौर के निस्बत, तो इसलिए वहाँ पर अब हम क्या लगा रहे हैं जी, एट शादरा कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो दे आर हैविंग अ कॉन्सर्ट एट द स्टेडियम टुनाइट। तो यहाँ पर देखें कि एट लिखा हुआ है क्योंकि हम स्मॉल टाउन, प्लेसेस, स्मॉल विलेजेस की बात कर रहे हैं, वहां पर हमने एट को ही पुट करना होता है। आगे बढ़ते हैं जी, इन, ऑन, एट वर्सेस टू, अपॉन और इन टू। आइए देखते हैं इन, ऑन और एट। स्पीकिंग ऑफ थिंग्स दे आर ऑन रेस्ट, यानी कि जनरली जब चीज़ें रुकी हैं, चीज़ें स्टैटिक हैं, चीज़ें फिक्स्ड हैं, तो उस वक्त हम इन, ऑन, एट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ इन द बेड, वो बिस्तर में सो रहा है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, और सरफेस टच हो रही है, और द दिस बुक इज़ एट द
राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल। और देखें मोर स्पेसिफिक लोकेशन बताइए तो आपने कहा एट द राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल, कि मेज पर तो पड़ी है, लेकिन मेज पर भी अगर आगे बताना है कहाँ पड़ी है, मजीद स्पेसिफिक करना है, तो वहां पे फिर एट लगा दें आप, और वो हो जाएगा द बुक इज एट द राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल। इस तरह आगे देखें टू अपॉन और इनटू, स्पीकिंग ऑफ थिंग्स दैट आर इन मोशन, और जो चीजें हरकत कर रही हैं उस वक्त आप टू अपॉन या इनटू जो है वो इस्तेमाल करें। ही गोज टू कॉलेज, देखें वो जा रहा है उस अपनी मंजिल की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ, और टू जो है वो वैसे भी डेस्टिनेशन को ही इंडिकेट करता होता है। प्रपोजिशन टू का फंक्शन यही है कि वो मंजिल की जानिब बताए। द कैट पाउंस्ड अपॉन द रैट, बिल्ली जो है वो जंप कर रही है, हरकत कर रही है, उसके ऊपर हमला कर रही है। शी जंप्ड ओवर द टेबल, लड़की जो है वो मेज के ऊपर से गुजर रही है। तो ये देख रहे हैं कि आप इन सेंटेंसेस में टू अपॉन और ओवर जो है इनटू जो है अपॉन या टू, फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं कि शी इज कमिंग इनटू द रूम। तो ये सारी प्रपोजिशंस जो हैं ये मूवमेंट वाली हैं, जबकि इन, ऑन, एट जो हैं ये जनरली ये फिक्स्ड होती हैं, रेस्ट पे होती हैं। वैसे तो इन प्रपोजिशन फॉर एग्जांपल जो है वो मूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। फॉर एग्जांपल ही इज वॉकिंग इन द रूम, तो इस तरह तो खैर हो सकता है, लेकिन जनरली हम कह रहे हैं कि इन, ऑन, एट जो है वो रुकी हुई चीज़ों के लिए, और टू अपॉन, इनटू और ओवर जो है वो मूवमेंट करती हुई चीज़ों के लिए। ओके, आगे चलते हैं जी। बाय और विद का जो डिफरेंस है वो देखते हैं। बाय आपने उसके लिए रखना है जो काम कर रहा है, और विद के वो काम किस चीज़ या किस जरिए की मदद से डन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल द स्नेक वॉज किल्ड, स्नेक को मार दिया। अब बताइए कि किसने मारा, तो बाय के साथ बताइए, बाय हिम, उसने मारा। अब ये बताइए कि किस चीज से मारा, तो विद अ स्टोन, एक पत्थर से मारा। तो बाय उसके साथ के परफॉर्मर कौन है, डूअर कौन है, एक्टर कौन है, कौन काम कर रहा है सेंटेंस में, और विद उसके साथ के किस चीज के साथ जो है वो उसने काम किया। आगे बढ़ते हैं जी। इन वर्सेस विद इन, इन टू एक्सप्रेस टाइम मीन्स एट द एंड ऑफ अ गिवन पीरियड। तो इन आप वहां पर लगाएं जब आप एक ऐसा टाइम बता रहे हैं जो कि एक जो मुद्दत, जो दौरानिया दिया था वक्त का, उसका बिल्कुल आखिरी जो है वो लम्हा था, उसके जो आखिरी जो है वो टाइम है उसके लिए। तो और जो विद इन है वो आपने ऐसे टाइम के लिए लगाना है जो एक गिवन पीरियड से पहले भी हो सकता है खत्म। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स कह के जाता है जे कि जी आई विल कम इन अ वीक, तो इससे मुराद है कि वो 7वें दिन वापस आएगा, क्योंकि उसने कहा इन अ वीक, और हफ्ते में 7 दिन होते हैं। लेकिन अगर किसी ने कहा कि आई विल कम विद इन अ वीक, तो इससे मुराद है कि हो सकता है वो दूसरे दिन ही आ जाए, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन है और 7 दिनों में से किसी भी दिन अब वो आ सकता है। जरूरी नहीं है कि वो हफ्ते के आखिरी दिन पे ही आएगा। हाँ, इन जो है वो हमें एक दौरानिए का आखिरी टाइम जो है वो बताता है, जबकि विद इन जो है वो उस दौरानिए के अंदर कभी भी हो सकता है। तो आई शैल कम बैक इन अ वीक, इससे मुराद है कि वो पूरा वीक गुजार के ही एंड पे आएगा, और आई शैल कम बैक विद इन अ वीक, तो इससे मुराद है कि वो हफ्ता खत्म होने से पहले किसी भी दिन वापस आ सकता है। आगे चलते हैं जी। हमारे पास आ रहा है अगो वर्सेस बिफोर। अगो जो है वो पास्ट टाइम के लिए यूज करें, और बिफोर जो है वो दो इवेंट्स में से जो पहले हुआ है ना उसके लिए इस्तेमाल करें। अगो पास्ट टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल ही पास्ड एफएससी 2 years अगो, ठीक है, लेकिन उसके भाई ने भी एफएससी पास की और उसने भी एफएससी पास की, तो उसने अपने भाई से पहले एफएससी पास कर ली। दोनों ने माजी में ही की थी, पास्ट में ही की थी, लेकिन उसके भाई ने उसने अपने भाई से पहले ही एफएससी जो है वो मुकम्मल कर ली। तो अब हम कह रहे हैं कि ही पास्ड एफएससी बिफोर हिज ब्रदर। तो इससे मुराद यही हुआ ना कि गो आप वहां पर लगाएं जहां पर आपके पास सिंगल टाइम जो है वो मेंशन किया जाता है, लेकिन जहां पर आपके पास पास्ट के दो टाइम है, एक पहले हो गया एक बाद में, तो जो पहले वाला हुआ होगा ना इवेंट, उसके लिए आप फिर बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। When two words are used parallel and require same preposition, use the preposition once. तो वो कह रहा है कि जी जब दो वर्ड्स जो हैं वो पैरेलल हैं और उन दोनों के साथ एक ही प्रपोजिशन लग जाती है, तो आप उस वक्त सिर्फ एक ही बार प्रपोजिशन लगाएं। लेकिन व्हेन टू वर्ड्स आर यूज्ड पैरेलल एंड रिक्वायर डिफरेंट प्रपोजिशन, दो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए पैरेलल, लेकिन उन दोनों के साथ प्रपोजिशन तो डिफरेंट लगती है, तो फिर आप डिफरेंट प्रपोजिशन दोनों बार ही लगाएंगे, फिर सिंगल वाला काम नहीं चलेगा, फिर आपको ट्वाइस प्रपोजिशन पुट करनी पड़ेगी। जिस तरह यहाँ पे देखें, पहली एग्जांपल है जी हमारे पास, यू कैन वेयर दिस आउटफिट इन समर एंड इन विंटर। अब दोनों सीजन है और दोनों के साथ प्रपोजिशन इन ही लगती है, तो अब हमें दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है।
चूंकि ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ प्रपोजिशन सेम आनी है, तो हम बस एक ही बार लिखेंगे कि इन समर एंड विंटर। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखें तो उसमें है दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द मूवी एंड डिसगस्टेड बाय द मूवी। तो यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्टेड के साथ तो इन आता होता है और डिसगस्टेड के साथ बाय आता होता है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि इंटरेस्टेड और डिसगस्टेड दोनों के साथ सिर्फ इन लगा के सेंटेंस बना दें या इंटरेस्टेड और डिसगस्टेड के साथ सिर्फ बाय लगा के सेंटेंस बना दें। ये चीज़ मुमकिन नहीं है, हमें दोनों जो वर्ब्स हैं उनकी अपनी अपनी प्रेपोजिशन उनको देनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें इंटरेस्टेड इन और डिसगस्टेड बाय ही कहना है। ये है हमारे प्रेपोजिशन टॉपिक की वीडियो नंबर 1 और ये पार्ट 1 था। मैं प्रेपोजिशन पर पार्ट 2 और मज़ीद पार्ट्स भी बनाऊंगा जब तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं होता। सो मेरे चैनल पर जो है वो वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे सक्सेसफुल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।